हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, ग्रोइंग चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। जो लोग पहली दफा आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके फिर बैठे आप क्लास के अंदर, कॉपी और पेन लेके फिर बैठे क्लास के अंदर, क्योंकि आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर आपके एनसीईआरटी का। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं। अभी तक अपन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल टूल्स में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देखें, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखें, आप बिल्कुल ऑर्डर में देखते हुए आए। अब से अपने पास एससी वर्मा के, अब मैं होमवर्क में क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, है ना। अब से एससी वर्मा के बस 1-2 दिन के बाद में थोड़ा सा बेसिक कवर हो जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद में एससी वर्मा के क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको होमवर्क में देना स्टार्ट करूंगा, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या चल रहा है, ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। रोज सुबह 9 बजे मैं 11th करवाता हूँ, रोज शाम को 6 बजे 12th की क्लास होती है, ठीक है। तो अभी 9 बज चुके हैं। जल्दी क्लास के अंदर जल्दी से हेडिंग डाल दें आप। सबसे पहले हेडिंग डालें आप फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लिखें आप, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखो, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं अपन? सिंपल से इसको डेफिनेशन देखो, क्या इसको समझाता हूं मैं। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? आपने एक लॉ पढ़ा होगा, V = IR। एक लॉ पढ़ा है, एक लॉ पढ़ा है। ये लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है। अब ओम्स लॉ के अंदर ये 3 जो वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है, 3 मेरे पास क्या है, वेरिएबल है। अब फिजिकल क्वांटिटी को जब भी आप डिफाइन करते हो तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन लिखते हो, इसको डिफाइन करो तो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं, करंट को आप अमीटर से मेजर कर सकते हो, रेजिस्टेंस को भी मेजर करने का रेजिस्टिव मीटर आता है। नहीं तो वोल्टेज और करंट निकाल लो, डिवाइड कर लो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ये तीनों ही चीजें क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड in terms of which laws of physics are defined, are described, है ना। फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में ही फिजिक्स के लॉ बनते हैं। तो यहां से अगर आप डिफाइन करोगे फिजिकल क्वांटिटीज को तो क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? आर दोज क्वांटिटीज which can be measured and in terms of which laws of physics are described। इसको अपन क्या बोलते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल छोटी छोटी बातें करनी है अपने को, कि अपन अब प्योर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं अपन। तो ये क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। यहां से फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देखो। नेक्स्ट हेडिंग ऑफ टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें 2 तरीके से डिफाइन करते हो आप, 2 टाइप से डिफाइन करते हो। फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन। फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन। और दूसरा तरीका होता है बेस्ड ऑन डिपेंडेंस। दोनों पे आ रहा हूं मैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन पे अगर मैं क्लासीफाई करूं तो 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। एक होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा। तो इसके अंदर 2 टाइप होते हैं। एक होता है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी, एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना? डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिस्क्राइब्ड बाय, है ना। लेकिन बता देता हूं मैं, ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड मतलब जिसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं हो, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी, है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जैसे मास हो गया, मास को जरूरी नहीं है कई डायरेक्शन में जाके मेजर करो, भाई नॉर्थ में जाके मेजर करोगे तो ही 10 किलो आएगा, साउथ में जाके मेजर करो तो ही 10 किलो आएगा। वो सभी दिशाओं में 10 किलो है, मतलब 10 किलो है, समझ में? तो ये मेरे पास क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल लिख लो आप, क्या हो गया? है ना, एग्जांपल आपके पास क्या हो गया? मास हो गया। मास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद टाइम को भी मेजर करना है। भाई कहीं भी जाके, घड़ी कहीं भी जाके देख सकते हो ना, भले टॉयलेट में जाके देख लो, या भले मंदिर में बैठ के देख लो, या अपने पिताजी के सर में बैठ के देख लो, टाइम
विल रिमेन टाइम, किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब जगह वो वैल्यू वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा टाइप जो होता है इसी का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर बोलता हूं फॉर एग्जांपल, मैंने बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगा, हाँ मैंने आप क्या बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो आपके दिमाग में आएगा भाई कहां लगा, किधर लगा भाई, छाती पे लगा कि माथे पे लगा, कहां लगा, कि यहां लगा, कहां लगा। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई, फोर्स है ना। तो इसमें क्या हो गया, कहां मतलब, तो क्या हो गया, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के बगैर अपन फोर्स की बात नहीं कर सकते, डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसके बगैर में फोर्स की बात नहीं कर सकता। तो एग्जांपल क्या हो गया, तो फोर्स क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद में और आपने पढ़ा वेलोसिटी भी आपने पढ़ा होगा। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। स्ट्रेट पाथ की जब बात करते हो तभी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं अपन, जब स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं अपन, तो फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट को अपन बताया, मैं बोल रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट ये ए है और ये बी पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ए से चला गया, ए से भी जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाएगा तो ही अपन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेट शॉर्टेस्ट पाथ जिसको अपन बोलते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ कब आएगा, जब स्ट्रेट जाओगे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग जाओगे, तभी तो इसके यहां पर क्या होगी, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। अगर अलोंग द लाइन जॉइनिंग अगर मैं मेजरमेंट नहीं लूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं कर सकता, भले ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही कैलकुलेट होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है आपके पास, स्केलर वेक्टर, जल्दी से लिख लो इसको आप। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, फिर टाइप्स ऑफ, उसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंस। दूसरा लिखो, बेस्ड ऑन डिपेंडेंस। बेस्ड ऑन डिपेंडेंस, ये भी वापस दो तरह की होती है। इसमें पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया बताता हूं, फंडामेंटल या अपन बोलते हैं क्या, बेसिक क्वांटिटीज। देखो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी क्या हो गई, मैंने क्या बोला, बेस्ड ऑन डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया, या तो एक फिजिकल क्वांटिटी जो होगी, देखो फिजिकल क्वांटिटी मतलब वेरिएबल हो गया, थोड़ा समझ में आया हो, मतलब जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो एक इस तरह की होती है। एक तो इसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज, और एक होती है इंडिपेंडेंट, जिनका खुद का अस्तित्व होता है। जैसे लेंथ का कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। टाइम घड़ी में देख लिया, टेम्परेचर थर्मामीटर में मेजर कर लिया, समझ में आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इसको कोई फॉर्मूला यूज करके अपन कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या हो गई, क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या होती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, जिनको आप डायरेक्टली मेजर करते हो इंस्ट्रूमेंट से। जनरली जो डायरेक्टली मेजर होती है, मतलब इंडिपेंडेंट ही बोलो, इसमें कोई फॉर्मूला अपने पास मौजूद नहीं होता इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके एग्जांपल टोटल कितने
7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है मार्केट में। कितनी अवेलेबल है टोटल? कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। 7 कौन कौन सी है? लेंथ, मास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर देखो बच्चों के एक दिमाग में एक जहन सा क्वेश्चन आता है कि सर इलेक्ट्रिक करंट का तो फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन, अपन इलेक्ट्रिक करंट को एक एक्सेप्शन लेके चलते हैं, इसको भी अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ही मान के चलते हैं। तो ये एक्सेप्शन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपके पास क्या है, करंट जो इसको अपन फंडामेंटल में इसलिए भी ले पा रहे हैं बिकॉज शायद कहीं अपन करंट को डायरेक्ट मेजर कर पा रहे हैं। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस को भी अपन मेजर कर पा रहे हैं वोल्टमीटर को यूज कर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V = I × R। करंट को मेजर करना है तो डायरेक्ट मेरे पास क्या अमीटर है, लेकिन करंट का भी वापस फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या है यहाँ पर, लेकिन इसको भी अपन ने क्या, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो उसका मोस्ट फंडामेंटल यूनिट जो होती है, जो फंडामेंटल जो चीज होती है वो क्या होती है? करंट। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो वहां पर सबसे फंडामेंटल चीज जो होती है वो क्या होती है? करंट। करंट के बगैर पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अधूरा है। तो इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है, इसको भी अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर कंसीडर किया हुआ है। तो क्या हो गया? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी बोल दो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल दो, आप जो भी बोलना है, जिसको आप मोल्स में लेते हो वही, उसी की बात कर रहा हूं। अमाउंट 1 2 3 4 5 6 और तीसरा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बिल्कुल नोट्स अपने जब नोट्स बनाओ बिल्कुल खुले खुले बनाना एकदम, है ना। कॉपी पेन लेके जो लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो आप, और बिल्कुल खुले खुले कलरफुल पेन यूज करके एकदम। मैं खुद भी यार कलर, हालांकि इस बोर्ड पे कलर यूज नहीं किया, बट मेरे हाथ में भी कम से कम 3 कलर होते हैं, है ना, ताकि आपके नोट्स जितने सुंदर होंगे ना, जितने सुंदर आपके नोट्स दिखेंगे, आपको पढ़ने का मन करेगा, आपका पढ़ने का मन करेगा, है ना। इस तरीके से नोट्स बनाए आप। चलो, तो ये क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो टोटल कितनी होगी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ऑलराइट, उसके बाद देखो आप इसी के अंदर सेकंड कैटेगरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल के अलावा, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी है वो सब क्या है? डेराइव्ड है। वो सब क्या है? डेराइव्ड है। और उसके अलावा एक और चीज क्या है? ये डिपेंडेंट होती है। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जैसे ये इंडिपेंडेंट होती है, क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या आ गई? क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, which are dependent, उनको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्ट क्वांटिटी बोलते हैं। और डिपेंडेंट किसके ऊपर? फंडामेंटल के ऊपर। फिर फंडामेंटल के कुछ कॉम्बिनेशन बनाओगे उससे क्या बनेगी? डेराइव्ड। फिर 2 डेराइव्ड को भी वापस रिकंबाइन कर सकते हो, तो उससे एक और नई डेराइव्ड बनेगी। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड डेराइव्ड हो गया। तो जब भी कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो जब फॉर्मुला बनाते हो, तो उससे जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है वो क्या होती है? डायरेक्ट क्वांटिटी होती है। मतलब ये क्या होगी? डिपेंडेंट, हमेशा डिपेंडेंट होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V क्या होता है? V = I × R होता है। तो I भी क्या? एक I फंडामेंटल है। रेजिस्टेंस भी क्या है? रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है ρL/A, आपने 10th में पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस ये दोनों ही क्या है? एक फंडामेंटल हो गई और ये डेराइव्ड हो गई, और इन दोनों से मिलकर जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनी वो भी क्या हो गई? डेराइव्ड हो गई। मतलब कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो हमेशा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बन के आएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्या ले लिया, मैंने और क्या ले सकते हो आप? बहुत सारे अनेकों एग्जांपल्स है। रेजिस्टेंस लेना है, जैसे आप रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या एक डेराइव्ड है, रेजिस्टेंस भी क्या डेराइव्ड है। तो R का फॉर्मूला क्या हो गया? ρL/A। ठीक है, एरिया ले सकते हो आप। एरिया वापस आपका क्या हो गया? डेराइव्ड हो गया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है। लेंथ क्या? फंडामेंटल है ना, तो फंडामेंटल का स्क्वायर हो गया। तो ये भी क्या हो गया मेरे पास? एक डेराइव्ड हो गई। एरिया भी क्या हो गया? डेराइव्ड हो गया। ठीक है, लिखो इसको जल्दी लिखो। चलो लिख लिया। देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, ये तो मेरे पास टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप मेजरिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट हेडिंग डालें आप मेजरिंग प्रोसेस। जो मेजर करने का प्रोसेस होता है क्या एक्चुअल में। मेजरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग डालें मेजरिंग प्रोसेस। हाँ, मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो आप मेजरमेंट कैसे करते हैं। आपको मेजरमेंट, जब भी आपको मेजरमेंट करना होता है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से होना चाहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लेंथ मेजर करनी है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड स्केल होना चाहिए। उस स्केल से मुझे क्या आएगा, मुझे आइडिया मिलेगा कि मैं क्या मेजर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कंपेयर, एक्चुअल में आप कंपेयर करते हो, जब आप लेंथ मेजर करते हो तो आप कंपेयर करते हो। सपोज इस मार्कर का मुझे लेंथ मेजर करना है तो स्केल से, स्केल के ऊपर जो भी मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड है, उससे आप क्या करोगे, इसकी लेंथ को कंपेयर करोगे। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये स्केल इसके पैरेलल रखोगे तो लेंथ जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपने क्या करा, कंपेयर किया है। किसको, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को आपने कंपेयर किया है द क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, है ना। दो फिजिकल अननोन, मतलब जिसको आपको मेजर करना है वो अननोन है, ठीक है, उसे कंपेयर किया। अगर आपको मास मेजर करना है तो वेइंग मशीन के ऊपर वापस स्टैंडर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, वेट्स होने चाहिए, बाट होना चाहिए। समझ में आ गया होगा, बाट बोलते हो क्या आपके ऊपर, मेरे यहाँ तो बाट चलता है। जो वो वेट्स होते हैं ना उनको अपन बोलते हैं। तो यू आर कंपेयरिंग दोज वेट्स विद योर अननोन क्वांटिटी। तो आपके पास क्या होता है, मेजरिंग प्रोसेस क्या हो गया। तो मेजरिंग प्रोसेस को अगर आप लिखोगे, इट इज द प्रोसेस टू कंपेयर एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एनी स्टैंडर्ड रिजल्ट विद एनी अननोन, है ना। क्या होता है मेजरिंग प्रोसेस, लिखो इसमें आप, इट इज टू कंपेयर, इसका काम, इसका मतलब क्या है, टू कंपेयर एनी अननोन, एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी with unknown quantity, with unknown quantity। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये लेंथ मेजर करनी है तो क्या करूंगा, मैं स्केल लूंगा। ये मैंने स्केल लिया, ठीक है, स्केल का क्या हो गया 0। सपोज ये है मेरे पास कितना, सपोज ये है 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ मेजर करोगे तो कंपेयर कर रहे हो आप किसको, इसकी अननोन, ये मेरे पास क्या अननोन हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड हो गया। तो इन दोनों को क्या कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो। तो यहां से लेंथ इक्वल्स टू कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से लेंथ जो है इसको अपन ने क्या बोल दिया, फिजिकल क्वांटिटी। इसको मैंने क्या बोल दिया, क्वांटिटी लिख रहा हूं सिर्फ, है ना, क्वांटिटी। और ये जो 20 सेंटीमीटर है उसको अपन ने क्या बोल दिया, मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड के साथ में हमेशा एक फ्री पॉकेट की चीज मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। आपको अच्छे से पता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहां से इसको वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन लिखते हो आप। क्वांटिटी को लिखते हो आप Q से, मैग्नीट्यूड को लिखते हो आप N से, और यूनिट को लिखते हो आप किससे, U से। तो यहां से इक्वेशन आ जाती है आपके पास Q इक्वल्स टू NU, ठीक है। ये मेजरिंग प्रोसेस की इक्वेशन आपके पास, मतलब कोई जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो ये तीन चीजें लिखोगे, फिजिकल क्वांटिटी को, एन, मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीपल में लिखोगे आप हमेशा। मल्टीप्लाई नहीं होके जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया मेरे पास, अब इसमें सीधी सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि भाई एक लेंथ है, लेंथ कितनी आई 20 सेंटीमीटर। इसी लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.20 मीटर भी तो लिख सकता हूं, 0.20 मीटर भी तो लिख सकता हूं। देखो लेंथ को मैंने कन्वर्ट किया तो लेंथ लेंथ ही तो रही, फिजिकल क्वांटिटी ही रही। ऐसा थोड़ी कि लेंथ मास में कन्वर्ट हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं बोल देता हूं N1U1, इसको अगर मैं बोल दूं N2U2, तो क्या ये दोनों इक्वल कर सकता हूं मैं। तो N1U1, तो N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, यूनिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मैग्नीट्यूड के। मतलब मैग्नीट्यूड जितना छोटा होगा यूनिट उतनी बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड जितना छोटा है यूनिट उतनी बड़ी। तो मीटर क्या हो गया, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, तो मीटर जो होता है वो बड़ा देन सेंटीमीटर,
अरे समझ में आया? क्योंकि मीटर के अंदर क्या है, मैग्नीट्यूड छोटा है, इसलिए अपन मीटर को अपन बड़ा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है मेजरिंग प्रोसेस के लिए, राइट। चलो उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, यूनिट्स। यूनिट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स में क्या है, जितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी अपन ने, जितने तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी उतनी ही तरह की मेरे पास क्या आ जाए, जितने तरह की अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उतनी ही तरह की मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनिट्स भी आ जाएगी। कि यूनिट जो होती है वो किसी न किसी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की होती है। तो जितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज होगा उतने ही टाइप की मेरे पास क्या आ जाएगी, यूनिट्स भी आ जाएगी। तो यूनिट्स में मेरे पास क्या दो तरीके थे, यहां से यूनिट्स तो देखोगे तो यूनिट्स टाइप्स, हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट के टाइप भी क्या होते हैं, दो तरह के अपन बोल सकते हैं। एक फर्स्ट जो टाइप हो गया वो क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट। और सेकंड फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी हो गई मेरे पास, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी तो उसकी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, है ना। इसके एग्जांपल क्या क्या आ गया मेरे पास, है ना, लेंथ, है ना। लेंथ की अब यूनिट क्या होती है, मीटर भी होती है और सेंटीमीटर भी होती है। मास, मास की यूनिट क्या हो जाए, किलोग्राम भी लोगे, आगे जाके ग्राम भी लोगे आप। लेंथ, मास, टाइम, टाइम क्या हो गया, सेकंड, जनरली सेकंड यूनिट ही होती है, सेकंड भी ले लेते हो आप, आवर्स में भी ले लेते हो टाइम को। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो गया, आप केल्विन के अंदर भी लेते हो और डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी ले लेते हो, और फ़ारेनहाइट भी होता है, र्यूमर होता है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद और क्या है, टेम्परेचर, और क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाती है मेरे पास, एम्पियर, जनरली एम्पियर में लेते हो। और क्या हो गया मेरे पास, अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसकी यूनिट, ये सारी यूनिट लिख रहा हूं मैं, तो उसकी यूनिट क्या हो गया मेरे पास, ये पहला टाइप क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल, इसको कैसे लिखते हो आप, MOLE, मोल। और क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, है ना। इसको किस में मेजर करते हैं, कैंडल होता है ना, कैंडेला। इंटेंसिटी जो होती है CANDELA। अरे यार वायर टूट गया, बच गया, पाँव में आ गया, ठीक है, लिखो इसमें। उसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं अपन, सेकंड टाइप देख लो, देख लो इसको, सेकंड टाइप देखो। फिर इसके बाद सेकंड टाइप देख लो, डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होती है वैसे ही डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड क्या है, ये यूनिट किसकी, यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट होगी वो क्या होगी, अब पूरी दुनिया में बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज है, कुछ एग्जांपल लिख लो आप। जैसे स्पीड हो गया, स्पीड भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड लेते हो आप, किलोमीटर पर आवर लेते हो, कुछ भी ले सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस ले लो आप, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इसकी यूनिट क्या लेते हो आप, वोल्ट में लेते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, यूनिट्स हो गई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, इसके बाद क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट लिखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, जितनी भी यूनिट्स है उन सबका कलेक्शन जो उसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा गया है, नाम में दिख रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स।
जितने भी यूनिट्स है उनका कलेक्शन, उसको क्या बोला है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसके टाइप्स समझ में बड़ा बहुत बेसिक है, इसलिए अपन थोड़ा सा क्या इसमें फास्ट भी चल रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा भाई बहुत फटाफट पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा होगा क्या चोमोटे टाइम पास कर रहा है आदमी पर है बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो बेसिक से लेके चलेंगे। बाद में आपको खुद घबरा जाओगे भाई इतना क्या हाई लेवल पे जा रहे हो सर, थोड़ा शांति रखो। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है, उसके बाद में फिर चैप्टर अपना असली रूप धारण करता है, फिर आप भागते हो, अरे बाप रे ये फिजिक्स है क्या, फिर आप भागते हो, आपको अति प्रिय लग रही होगी फिजिक्स। ठीक है, धीरे धीरे फिजिक्स से आपका नाता टूटता चला जाता है। ध्यान नाता जोड़ के रखना है, तो क्या करना, रोज जो आप पढ़ा रहा हूं उसको अगले दिन क्लास में पढ़ के फिर बैठना है, अदरवाइज नाता टूट जाएगा फिजिक्स से। पूछ लो अपने सीनियर से, पूछ लो फिजिक्स के क्या आलम है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, द बेस्ट वे आपके जो फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। मैं तो बता ही रहा हूं, अपने सीनियर से पूछना कि क्या क्या गलतियां की उन्होंने, कि क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या करना चाहिए, वो तो बता ही रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? चल, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? देयर आर 4 टाइप्स। एक पहला है, वो क्या है? एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या होता है? एम बोले तो मीटर, मतलब लेंथ, मतलब 3 जो शुरुआत में जो शब्द लिखे गए हैं, लेंथ, मास, टाइम। शुरुआत में जो 3 शब्द लिख रहा हूं वो क्या है? लेंथ, मास और टाइम। अब एमकेएस जो सिस्टम है, ये सिस्टम बनाया था, ये सिस्टम क्या है? फ्रेंच सिस्टम है, फ्रांस के लोगों ने बनाया था, फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं अपन इसको, फ्रांस द्वारा बनाया गया था। मतलब एक्चुअल में क्या था, आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करनी थी। अब मेजर करने के लिए आपका पता होना चाहिए ना भाई, लेंथ को किस में मेजर करते हैं। जैसे आपको भी आता है मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हो, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा ये। जैसे मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है, तो अलग अलग मेरे पास की अलग अलग यूनिट्स है। तो ये अलग अलग यूनिट्स क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो जब लेंथ को मैं किस में मेजर करूं? मीटर के अंदर मेजर करूं, इसका मतलब आप कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हो? आप एमकेएस की बात कर रहे हो। जब आप मास को किलोग्राम में मेजर करने लग जाओ, तब आप कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? आप एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हो। जब आप टाइम को सेकंड में मेजर करने लग जाओ, तब आप किसकी बात कर रहे हो? एमकेएस की बात कर रहे हो। और आगे टाइम जो होता है सब में कॉमन होता है सेकंड में। तो क्या है, जो 3 जो मेरे पास यहां पर है वो कौन कौन है? लेंथ, टाइम, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, तो ये M4 क्या हो गया? मीटर। M4 क्या है? मीटर। और K4 क्या है? किलोग्राम। और वैसे यूनिट से पता लग गया होगा ना यूनिट किसकी है। और S का मतलब क्या हो गया? सेकंड। ठीक है, ये हो गया। मतलब इसके अंदर क्या है, जो यूनिट्स जो होती है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड में मेजर करते हो अगर आप, तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? एमकेएस सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? एमकेएस सिस्टम। और ये एक तरह का क्या है? ठीक है, ये 3 चीज क्लियर है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? एक तरह का क्या है? ये फ्रेंच सिस्टम है। ये क्या है? एक तरह का फ्रेंच सिस्टम है। उसके बाद दूसरा टाइप देखें आप, सीजीएस। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, लेंथ को किसमें मेजर करोगे आप? सेंटीमीटर में। लेंथ को किसमें मेजर कर रहे हो आप? सेंटीमीटर में। मास को ग्राम के अंदर, और टाइम को सेकंड के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सीजीएस। ये भी क्या है? फ्रेंच। ये भी फ्रेंच नहीं बनाया था, फ्रांस में ही बना था फ्रेंच। ये भी क्या है? एक तरह का फ्रेंच सिस्टम ही है। ठीक है, कितने हो गया? फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ अगले पेज पे ले लूंगा मैं, अगली स्लाइड पे ले लेंगे अपन फोर्थ। एफपीएस, तीसरा एक और क्या होता है? एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब क्या हो गया? लेंथ जब किस में मेजर की जाए? फुट के अंदर, फुट। मास किस में मेजर किया जाए? पाउंड्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर। और टाइम किसके अंदर मेजर किया जाए? सेकंड के अंदर। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम।
समझ में आ रहा है? तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है कि आप किसके अंदर, मतलब लेंथ किस में मेजर कर रहे हो, मास किस में मेजर कर रहे हो, टाइम, मतलब ये तीन, ये इनिशियल तीन खाली, ऐसा नहीं कि इस वाली एमकेएस यूनिट जो होती है सिर्फ लेंथ मास टाइम की होती है, बस एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसको एमकेएस बोला गया है ताकि समझ में आ जाए अपने को, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसके अलावा एमकेएस में और भी यूनिट्स होती है, जैसे वर्क को एमकेएस में किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जाके देखेंगे अपन, ठीक है। एनर्जी को किस में लिखते हैं अपन एमकेएस के अंदर। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज की अपनी अपनी एक सिस्टम के अंतर्गत उनकी वेरियस यूनिट्स मौजूद है, हर सिस्टम के अंदर उनकी यूनिट्स डिफाइंड है, ठीक है। अब एफपीएस ये क्या है, ब्रिटिश, अंग्रेजों ने बनाया था इसको, ये क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। भाई तकलीफ तो होगी ना कि भाई फ्रांस वाले लोग आपस में समझ पा रहे हैं, फ्रांस वाले लोग आपस में खेल रहे हैं, भाई ये फुट खेल रहा है, ये सेंटीमीटर खेल रहा है, ब्रिटिश ने क्या किया भाई, उसका भी दिमाग खराब, भाई मैं भी बनूंगा मेरा कुछ, तो उसने भी अपना बना दिया भाई, फुट पाउंड सेकंड बना लिया। अब तकलीफ ये आ रही है, यहां पर जो रिसर्च कर रहे थे उनकी सारी रिसर्च आ रही है सेंटीमीटर मीटर में आ रही है, इसकी रिसर्च फुट में आ रही है, तो फिर इन्होंने अपना एक रिलेशन बनाया कि भाई तेरा फुट मेरा सेंटीमीटर में इतना हो जाएगा, तेरा मीटर मेरा फुट में इतना हो जाएगा, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हुए। तो फिर रिलेशन निकल के आया, फुट कितने फुट में कितने सेकंड, कितने है ना, कितने फुट में कितने सेंटीमीटर, कितने फुट में कितने मीटर होते हैं, तो रिलेशन इजाद हुए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो आना ही पड़ेगा कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में बात करें, एक ही तरह की बातें करें ताकि सबको समझ में आए, तो वर्ल्ड वाइड एक कॉमन प्लेटफॉर्म आया जिसको आप एसआई सिस्टम बोलते हो, जो आप पढ़ते हो, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। तीन टाइप ये हो गए, चौथा टाइप एक और होता है, क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। ये तीसरा टाइप था मेरे पास, इसके बाद फोर्थ टाइप हो रहा है, जल्दी से लिख लो इसको आप, इसके बाद फोर्थ टाइप लिखें आप, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्थ लिखें आप, एसआई सिस्टम। दिमाग बहुत फास्ट चल रहा है, वाई पहले लिख दिया मैंने। एसआई सिस्टम, इसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, या स्टैंडर्ड या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या एक तरह का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके अंदर इसको वापस दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे अपने एमकेएस में तीन पार्ट में डिवाइड किया, यहां पर क्या होती है, दो। एसआई सिस्टम के अंदर दो भागों में डिवाइड किया, जैसे अपन तीन पार्ट पढ़े थे यहां पर, इसके अंदर दो पार्ट पढ़ते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स आप पढ़ चुके हो भाई, बहुत बार पढ़ चुके, बोर हो गए अब तो। लेंथ, मास, सर क्या पका रहे हो बार बार यार, ऐसे थोड़ी होता है, मास, टाइम, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बाकी मेरे को ज्यादा जोर आ रहा है तुमसे लिखने में। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मेरे को कहीं ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, पर क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद लिखो आप क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बोलो, और क्या है, क्या था और यार, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये मेरे पास क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, और इनकी यूनिट को क्या बोल दिया अपन ने, यहां से इनकी एसआई यूनिट, जो अपन बोलते हैं ना एसआई यूनिट, जनरली बार बार हमेशा एसआई में काम करते हैं, क्योंकि एसआई जो है वो क्या वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसको सारी कंट्रीज फॉलो करती है, ठीक है। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, अब इसमें ध्यान रखना आपको, इसको यूनिट को अपन क्या लिखते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। पूरा नाम अगर लिखोगे, फुल नेम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, सारे लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल मत कर देना, गलत हो जाता है, लिखने का तरीका होता है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मेरा स्मॉल लेटर बहुत स्मॉल है बड़ा गंदा लिखता हूं मैं, संभाल लेना बस तुम। सेकंड, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन होता है, कैपिटल
समझ में आ रहा है? स्मॉल के लिखना, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, स्मॉल लेटर में लिखते हैं अपन हमेशा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। फिर उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, कैंडल, कैंडल है, कैंडली। और इसके सिंबल, इसके सिंबल मीटर, मीटर का क्या होता है? स्मॉल एम। मीटर के आगे अभी डॉट मत लगा देना, ये डॉट लगा दोगे ना समझदार लोगों, गलत है लिखना, सिर्फ एम। किलोग्राम, के जी, कैपिटल के जी मत लिख देना, या किलोग्राम लगा के डॉट मत लगा देना। सेकंड, सिर्फ एस होता है, अपन बहुत, मैं भी लिख देता हूँ, गलत है। केल्विन, अपन डिग्री केल्विन भी बहुत लोग लिख देते होंगे, डिग्री केल्विन नहीं होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होती है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है। केल्विन, केल्विन, एम्पियर ए होता है ना। ये के आगे कभी कभी डॉट भी लगा दो, वैसे लगाते नहीं हो। एम्पियर, एम्पियर में आप एम्प एम्प कर देते हो, ऐसे मत लिखें आप। मोल, अनमोल, ये तो क्या होता है? सिर्फ MOL होता है, ठीक है, MOL। फिर कैंडल हो, CD, ये होता है CD, डॉट मत लगा देना, डॉट मत लगाना, डॉट लगाना अनिवार्य नहीं है। और कैंडला के आगे भी, मतलब कुल मिला के यूनिट्स के आगे कभी भी डॉट मत लगाना। या मोल आप कैपिटल में लिख देते हो, ये कैपिटल में मत लिखना है। CD कैपिटल लिख दिया सपोज, तो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये जो लेटर्स है वही है, बस दो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? तो एसआई सिस्टम के अंदर पहला कैटेगरी कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट्स का है। पहला कैटेगरी कौन सा है? फंडामेंटल यूनिट्स का है, ठीक है। चलो लिखो इसको। फिर उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप आपको इस तरह से करवाऊंगा कि कॉम्पिटिटिव भी कर लोगे और जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपल जो बोर्ड करते हैं, वो भी छा जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे आपके। एक एक डेफिनेशन पूरा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम होगा। बहुत शानदार प्रिय, अति प्रिय नोट्स बनेंगे आपके। हाँ, और एक मेहरबानी कर सको तो करना कभी, अगर तुमने अच्छे नोट्स बनाए हो तो कभी मेरे को यार व्हाट्सअप कर देना यार। इतनी अगर आपके पास में इतना हो, मेरे नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो मैं कभी व्हाट्सएप या टेलीग्राम, मेरा ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर कभी शेयर करना, मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करना अगर आप नोट्स बनाते हो, लिखते हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें दूसरी कैटेगरी जो है वो क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट। लिखो सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। फंडामेंटल में टोटल कितने थे? 7। सप्लीमेंट्री यूनिट में होते हैं 2। इसमें कितनी होती है? 2। पहला होता है प्लेन एंगल। पहला क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को किससे लिखते हैं अपन? थीटा से। ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल होता क्या है ना। मेरे पास क्या हो गया? ये एक सर्कल है, सर्कल का मेरे पास क्या हो गया? सेंटर हो गया, उसकी रेडियस पता है r, और ये हो गया मेरे पास आर्क, इसको अपन आर्क बोलते हैं। उसके अंदर वैसे पढ़ाया था मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, ठीक है। ये पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, बस समझ में आ रहा है। ये मेरे पास क्या हो गया? आर्क। आर्क की लेंथ मैं बोल रहा हूँ कितनी? l। ये क्या है? आर्क। वैसे हालांकि उसमें अपन पढ़ चुके हैं। ये आर्क हो गया और ये रेडियस हो गया। तो प्लेन एंगल थीटा जो होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल जो होता है क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है? l अपॉन r। और यहां से इसकी यूनिट लिखोगे आप SI यूनिट। इसकी SI यूनिट अगर आप लिखोगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। इसको अगर आप डिफाइन करो, डिफाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये थीटा क्या है? L रेडियन में है। अब इसको जब डिफाइन, प्लेन एंगल को डिफाइन करोगे तो प्लेन एंगल होता क्या है? इट इज द एंगल, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा, सॉरी, थीटा क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, है ना। थीटा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट इट्स सेंटर। समझ में आ रहा है? आपको हमेशा अगर मैं आपको पूछूं 1 रेडियन को डिफाइन करो, 1 रेडियन कैसे डिफाइन करोगे आप? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय इट्स आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल।
जब एल और आर बराबर हो जाएंगे तभी तो 1 रेडियन बनेगा। तो 1 रेडियन को डिफाइन करना तो क्या हो जाएगा, इट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय इट्स आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू, आर्क की लेंथ किसके बराबर, ऑफ लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये क्या हो गया, सिंपल प्लेन एंगल। समझ में आ गया, यूनिट याद रखेंगे, रेडियन होती है। उसके बाद दूसरा जो आता है वो क्या होता है, सॉलिड एंगल। उसके बाद क्या आता है, दूसरा क्या आता है, सॉलिड एंगल। इसको अपन बनाते हैं ओमेगा से। सिंबल क्या है ये, इसको बोलते हैं अपन ओमेगा। ठीक है, सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है, अब ये 3D एंगल है। 3D एंगल ये क्या, दो लाइन के बीच का एंगल है। ये क्या, बहुत सारी लाइन का एंगल है। मतलब समझो इसको बनाने का तरीका, इसको ध्यान से समझना, ध्यान सोचना। ये पिज्जा का स्लाइस है, ठीक है, ये पिज्जा का स्लाइस हो गया। अब मैं क्या निकालो, तरबूज का स्लाइस निकालो। सोचो आप तरबूज मार्केट में लेने जाते हो, तरबूज लेने जाते हो तो तरबूज कैसे निकाल, तरबूज कैसे टेस्ट करवाता है ना, ये तरबूज है, वहां से उसके चोकर चोकर बनाता है मतलब रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर शेप में, वो ऊपर उसकी सरफेस पे काटता है, फिर वहां से निकल के स्लाइस निकल के आती है अंदर से, वाह, फिर उसको उल्टा घुमा के रख देता है, फिर इतना सा टुकड़ा कट करके आपको टेस्ट कराता है। ऐसे टेस्ट करते हो आप, किसके अंदर, तरबूज के अंदर। वो तरबूज का जो वो स्लाइस था ना, वो स्लाइस मैं बना रहा हूँ। वो तरबूज का जो स्लाइस था ना, वो तरबूज का स्लाइस मैं बनाना चाह रहा हूँ। देख ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ मैं, तो आपको 3D एंगल को थोड़ा फील दे पाऊंगा मैं। देख ध्यान सुनना, ये पहले ये बनाया मैंने, ठीक है, उसका वापस मिरर इमेज, समझ में आ गया। फिर देख यहां से ये बना दिया और फिर यहां से ये देख, ये 4 साइड हो गई मेरे पास, ये चौकोर 1 2 3 4, और ये सेंटर, ये मेरे पास तरबूज का सेंटर हो गया। स्फीयर समझ लो, स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस हो गया आर, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये ग्रीन ग्रीन सरफेस होती है, ये तरबूज की ग्रीन ग्रीन सरफेस ऑफ एरिया ए। इस सरफेस का एरिया क्या है, ए, ठीक है। अब एंगल, अब जो एंगल होता है ओमेगा, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, फिर मैं थोड़ा फील आएगा आपको। ओमेगा जो इसका जो रेशियो, ये किसका रेशियो होता है, जैसे ये क्या था, एल और आर का रेशियो था, ये किसका रेशियो था, एल और आर का रेशियो था। ये अपना रेशियो होता है किसका, दो एरिया का रेशियो होता है। ये किसका रेशियो होता है, दो एरिया का। अब दो एरिया कौन से, यहां पर दो लेंथ का रेशियो था, तो आर्क अपॉन रेडियस लिखा था अपन ने, आर्क अपॉन रेडियस लिखा था। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, अब एंगल, अब ये एंगल कौन सा होता है, ओ पे एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस। जो ग्रीन सरफेस है ना तरबूज की, समझो ये ग्रीन सरफेस है, ये तरबूज की, ये सेंटर आ रहा है, तो ये जो ग्रीन सरफेस है ये तरबूज के सेंटर पे कितना 3D एंगल बना रही है। समझ में आया क्या हुआ, ये स्लाइस है ना, ये सरफेस है, एंगल सबटेंडेड बाय, देख यहां से देख, ये ठीक है, ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय, ये 3D एंगल दिखता नहीं इसीलिए 3D, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस एरिया, तो जो सरफेस एरिया है उसको किससे डिवाइड कर दो आप, आर स्क्वायर से। किससे डिवाइड करा अपन ने, आर स्क्वायर से। अब देखो यहां से इसकी यूनिट लिखोगे आप, ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसका एप्लीकेशन पार्ट 12th में आएगा आपके, इसका एप्लीकेशन मतलब सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन पार्ट 12th में अपन पढ़ते हैं। फिलहाल डेफिनेशन ध्यान रखो, मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो यहां पर, अब ये एस अपॉन आर स्क्वायर क्या लिखा अपन ने, ठीक है। अब देख मुझे 1 स्टेरेडियन को डिफाइन, यहां पर अपने को एक चीज समझ में आ गई, ये क्या होता है, आर्क का लेंथ, और ये क्या होता है, रेडियस। अब ये तो है मेरे पास क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस ले लो ना, सरफेस एरिया। अब आर स्क्वायर क्या है, अब सोचना, अगर आप तरबूज को ऊपर से काटते हो ना, वो रेड पार्ट को अगर मैं उड़ाऊं ऐसे, ये मेरे पास क्या है, तिलक 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 तिलक, अब समझ में आ रहा है ये क्या है, ये ग्रीन सरफेस है और तरबूज का ये कीला आ रहा है, फिर यहां से काट दिया, फिर ऊपर से देखो, ऊपर से देखो क्या दिखेगा, या तो स्क्वायर दिखेगा या रेक्टेंगल दिखेगा, डिपेंड करेगा कट के ऊपर, ठीक है। अब स्क्वायर, अब मैं यहां से एक स्क्वायर बनाता हूं, सोचना मैं यहां से एक स्क्वायर बना रहा हूं, वो जो काटा था ना अपन ने, वही स्क्वायर बना रहा हूं मैं यहां पर, ये समझ में आया, यहां से काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ साइड इक्वल्स टू रेडियस ऑफ साइड
इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। मैं तरबूज इसलिए बोल रहा हूं, तरबूज बराबर स्फीयर, समझ जाओ। और आर स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर, स्क्वायर ऐसा काटना है कि इस स्क्वायर का साइड का लेंथ किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर हो। तो वहां से जो एरिया निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। तब इसको डिवाइड करोगे और ये वाला एरिया को इस आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आता है, स्टेरेडियन आता है, सॉलिड एंगल आता है। अब देख यहां से अगर मैं सॉलिड एंगल को, अगर मैं यहां से इसको डिफाइन करें अपन, देख सॉलिड एंगल क्या है, मैं वन स्टेरेडियन को डिफाइन करता हूं, सोचना ध्यान से सुनना। वन रेडियन समझ में आया था, वन स्टेरेडियन सुनना। आप देख वन स्टेरेडियन क्या हो गया, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय इट्स सरफेस, बाय इट्स सरफेस। ठीक है, अब यहां पर मैं को एस और आर स्क्वायर को इक्वल करूंगा तभी तो वन स्टेरेडियन आएगा, और उस वन स्टेरेडियन की डेफिनेशन ही मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको। तो इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस ऑफ एरिया इक्वल्स टू, बाय इट्स सरफेस, इन दोनों को इक्वल करना है, ऑफ एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। आ गया वन स्टेरेडियन, कि दोनों को इक्वल करना था ना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस ऑफ एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, जो बोला वो एकदम चमक गया है तुम्हें। ठीक है, ये वन स्टेरेडियन होता है, राइट। जल्दी से लिख लो इसको भी, जल्दी से लिख लो। ठीक है, आज होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, एंजॉय, चिल। ठीक है, हाँ हो गए, राइट दोस्तों। चलो कल अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल काफी न्यूमेरिकल करेंगे अपन, कल काफी न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, कुछ कैलकुलेशन करना सीखोगे जो बहुत आगे काम आएगी। कल का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करना, आने वाला लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करना। कल अपन कुछ प्रीफिक्स पढ़ेंगे, कल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो इस तरह के वो छोटी छोटी चीजें, बहुत बारीक बारीक चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो इसको अब लाइक भी करके जाएं और शेयर भी करके जाएं, और जो जिसको वाकई जरूरत है उस तक पहुंचा के भी जाएं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाला आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंच सके, सारे लेक्चर्स आपके पास में पहुंच सके। सो थैंक यू, जाने का टाइम आ गया। ठीक है, कल वापस मिलते हैं अपन सेम टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।